आज हम यूनिट 2 एटम्स एलिमेंट एंड कंपाउंड करने लगे हैं। उसमें आज हम करेंगे जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे। ये IGCSE का सिलेबस है 0620 का, और ये हमारे पास ओ लेवल GCE 5070 का सिलेबस है। अगर दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल एक जैसा ही दोनों का सिलेबस है। तो इंशाल्लाह आज हम इन होल टॉपिक्स को, ये जो ग्रीन वाले हैं, इन सब को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलोट्रोप्स क्या है। जब हम बात करते हैं ना एलोट्रोप्स की, तो हम कहते हैं ये डिफरेंट फॉर्म होती हैं सेमी एलिमेंट की। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें बॉन्डिंग जो है वो क्या हुई होती है, डिफरेंट हुई होती है। एंड वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की, वो ये है कि एलोट्रोप्स की फिजिकल स्टेट सेम होती है रूम टेम्परेचर में। लेट्स से हमारे पास डायमंड है और ग्रेफाइट है। देखिए दोनों सेम एलिमेंट से बने हैं, कार्बन कार्बन से बने हैं, लेकिन दोनों की फॉर्म्स डिफरेंट है क्योंकि इनमें बॉन्डिंग डिफरेंट हुई हुई होती है, लेकिन इनकी फिजिकल स्टेट सेम होती है रूम टेम्परेचर में, यानी दोनों क्या होंगे, सॉलिड होंगे। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अभी जो हमने एलोट्रोप्स पढ़े, कार्बन के दो कॉमन हैं जो कि हमारे पास डायमंड है और ग्रेफाइट है। देखें स्टेट दोनों की क्या लिखी है यहाँ पर, सॉलिड सॉलिड लिखी है। इसी तरह हम ऑक्सीजन के अगर दो कॉमन एलोट्रोप्स की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस आती है O2 और ओजोन है O3। तो देखें दोनों की स्टेट क्या है, गैस है। याद रखिएगा जो एलोट्रोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं क्योंकि बॉन्डिंग डिफरेंट हुई है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या इनकी होती हैं, सेम होती हैं। आगे हम चलते हैं, एलोट्रोप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट को डिस्कस करते हैं। याद रखिए ग्रेफाइट जो है वो कार्बन एटम से मिलके बना होता है। इसमें हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। टोटल देखें इस रिंग में जो है 6 कार्बन एटम्स हैं, राइट। तो हम लिख सकते हैं कार्बन एटम्स जो हैं वो हेक्सागोनली जो होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। इसी तरह डिफरेंट रिंग्स मिलके एक पूरी क्या बना देगी, लेयर बना देगी। अब नोट करने की बात ये है कि जिसमें एक कार्बन एटम है, जैसे ये ऑरेंज वाला है, ये कितने कार्बन्स के साथ अटैच हुआ हुआ है, तो ये 3 कार्बन्स के साथ क्या हुआ हुआ है, अटैच हुआ हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि एक कार्बन एटम जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ। ये जो ब्लैक लाइन ये कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रही हैं। लेकिन देखिए बात नोट करने की ये है कि हमें पता है कि कार्बन ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 8 पूरे करने के लिए इसे 4 और चाहिए, तो ये 4 क्या करेगा, शेयर कर सकता है, राइट। इसने 3 अपने इलेक्ट्रॉन तो क्या किए हुए हैं, शेयर किए हुए। एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास बच गया है कार्बन के साथ। वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। 4th इलेक्ट्रॉन ईच कार्बन एटम का फ्री टू मूव है, और वो मूव क्या करते हैं, अलोंग द लेयर मूव करेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे, ये जो 4th इलेक्ट्रॉन है फ्री टू मूव, इसको हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, राइट। ये क्या करता है, अलोंग द लेयर क्या करेगा, मूव करेगा, जैसे ये वाइट एरो हमें शो कर रहा है। चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हैं तो ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है ग्रेफाइट। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगेन रीज़न देंगे क्यों है, क्योंकि इसमें डीलोकलाइज्ड या हम कह सकते हैं फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि इलेक्ट्रोड क्या है, आपको पता होना चाहिए, राइट। इलेक्ट्रोड जो है वो सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रोड की हमेशा स्टेट क्या होगी, सॉलिड। सेकंड बात, वो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे आपने देखा होगा सेल्स में यूज़ होते हैं, बैटरीज में यूज़ हो रहे होते हैं इलेक्ट्रोड, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। चूँकि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होता है, तो हम इसको एज अ इलेक्ट्रोड भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ग्रेफाइट को, और ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है ग्रेफाइट। इसी तरह अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का कि वाई ग्रेफाइट आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। हम ग्रेफाइट को क्यों इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज़ करते हैं, तो पहला मार्क्स आपको मिलेगा ये मेंशन करने का, ये सॉलिड होता है, या आप ये लिख सकें इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, इसका आपको 1 मार्क मिल जाएगा। सेकंड मार्क आपको मिलेगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखने का। नाउ ग्रेफाइट में एक लेयर नहीं होती, एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं। यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स शो की हुई हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा होती हैं, राइट। इन लेयर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोथ लेयर्स में होंगे, जो क्रॉस द लेयर क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे
रहे होते हैं। एंड आल्सो ये दो लेयर्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं, ये रेड लाइन जैसा कि शो कर रही हैं। ये जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम कह सकते हैं वेंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इन दो लेयर्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस होंगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। अब ये क्या करेंगी? दो लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड कर सकती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट क्या है? सॉफ्ट है। रीज़न पूछी जाए क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन लेयर्स। नाउ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं मशीनरी के जो मूव कर रहे होते हैं। जब मूव करते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और वियर और टीयर के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो हम उसमें क्या डाल देते हैं? लुब्रिकेंट, जैसे कि ऑयल वगैरह हो गया, ताकि फ्रिक्शन जो है वो क्या हो सके? रिड्यूस हो सके। अब ग्रेफाइट को हम एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी पूरी लेयर जो होती है वो ऊपर चढ़ा दी जाती है। फ़ायदा ये होता है, एक तो ये डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं करेगा, जैसे कि ऑयल वगैरह क्या कर सकता है, डस्ट पार्टिकल उसके अंदर आ सकते हैं। जब हम ग्रेफाइट को यूज़ करेंगे तो इसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि ये सॉलिड होता है, राइट। और दूसरा लुब्रिकेंट के तौर पे इसलिए यूज़ हो सकता है क्योंकि ये क्या है? सॉफ्ट है। क्योंकि जब भी दो पार्टिकल्स जो हैं प्रेशर क्रिएट होगा तो ये प्रेस हो जाएगा, प्रेशर रिलीज़ होगा जब, तो ये क्या हो जाएगा? अगेन एक्सपेंड कर जाएगा। इस तरह फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाएगी और वियर और टीयर के चांसेस भी कम होंगे पार्ट्स के। आल्सो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि इसमें कवलेंट बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन कार्बन एटम्स थ्रू आउट द स्ट्रक्चर इन मैक्रोमॉलिक्यूल। अच्छा, दो बातें मेंशन करना ज़रूरी है इसकी रीजनिंग में कि क्या है? कवलेंट बॉन्ड्स हैं बिटवीन कार्बन एटम, और दूसरा ये क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल है। ये दो चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। अच्छा, याद रखिएगा डिफरेंट क्वेश्चन की रीजनिंग डिफरेंट है, राइट। ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट के तौर पे क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये सॉफ्ट है। ग्रेफाइट का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि कवलेंट बॉन्ड है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप डिफरेंट क्वेश्चन के लिए डिफरेंट रीजनिंग देंगे, सेम रीजनिंग आप यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास डायमंड है। डायमंड भी एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। इसमें ईच कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्ड होता है। जैसे ये आप ऑरेंज वाला देख रहे हैं, ये 4 अदर एटम्स के साथ, कार्बन एटम्स के साथ कोवलेंटली बॉन्ड है, राइट। तो हम लिख सकते हैं ईच कार्बन एटम इज मेकिंग 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स। अगर आप इसकी शेप को देखेंगे तो इसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स की। तो हर कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ क्या होगा? बॉन्ड होता जाएगा। इसी तरह ये स्ट्रक्चर जो है वो एक्सपेंड करता जाएगा और नॉन स्टॉप, हम कह सकते हैं इनडेफिनेट नंबर ऑफ इसमें कार्बन एटम्स हैं। डायमंड जो है वो वेरी हार्ड इन नेचर है। क्यों हार्ड है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? कवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कवलेंट बॉन्ड होते हैं थ्रू आउट द मैक्रो मॉलिक्यूल, राइट। डायमंड को हम एज अ एब्रेसिव भी यूज़ करते हैं। एब्रेसिव से मुराद ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी मेटल एटम से मेटालिक ऑक्साइड को क्या करे? रिमूव करे। तो चूंकि डायमंड जो होता है डिफरेंट मेटल्स के मेटालिक ऑक्साइड को रिमूव कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एज आ एब्रेसिव यूज़ होता है। रीज़न क्या होती है? क्योंकि ये वेरी हार्ड इन नेचर है, इसलिए इसको क्या यूज़ करते हैं? हम एज आ एब्रेसिव सब्सटेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम ग्लास कटिंग के लिए भी क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीज़न मेनली कि ये हार्ड इन नेचर। डायमंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसकी मेन रीज़न ये है कि इसमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या आप कह सकते हैं डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कवलेंट बॉन्ड्स होते हैं थ्रू आउट 3D स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं थ्रू आउट मैक्रो मॉलिक्यूल, राइट। मेल्टिंग पॉइंट की बार आपने दो चीज़ें मेंशन करनी है, एक कि स्ट्रॉन्ग कवलेंट बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन कार्बन एटम, और दूसरा कि ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। आगे हम चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन 6A है, पेपर 2 अक्टूबर नवंबर 2024 GCE का है। क्वेश्चन है फिगर 6.1 शोज द स्ट्रक्चर ऑफ
boron nitride and hydrazine. बोरोन नाइट्राइड हैज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू डायमंड। तो देखिए ये बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल डायमंड से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। एक्सप्लेन वाई बोरोन नाइट्राइड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यूज इंफॉर्मेशन इन फिगर 6.1। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा वो ये होगा कि बोरोन नाइट्राइड जो है ये हमने नहीं पढ़ा, ये आउट ऑफ कोर्स है, हम कैसे बता सकते हैं कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है। लेकिन एक चीज़ जो हमने पढ़ी है वो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड पढ़ा है, राइट। चूँकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो डायमंड से मिलता जुलता है तो रीजनिंग भी क्या होगी, सेम होगी। हमने डायमंड में पढ़ा था कि डायमंड क्या एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, जाइंट स्ट्रक्चर है, तो हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट हमें मिल जाएगा मैक्रो मॉलिक्यूल के लिखने का या जाइंट स्ट्रक्चर लिखने का, और दूसरा स्कोर हम अचीव कर सकते हैं ये लिखने का कि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, राइट। या बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग लिखें या स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, तो आपको 2 मार्क्स यूँ अचीव हो जाएंगे। याद रखिएगा वो आपको कोई भी कंपाउंड कह सकता है, अगर उसका स्ट्रक्चर डायमंड से मिलता जुलता है तो आप डायमंड की जो रीजनिंग है वो लिख सकते हैं। अगर उसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट से मिलता जुलता है तो आप ग्रेफाइट की रीजनिंग इसमें मेंशन कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, SiO2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। देखिए जब हम बात करेंगे सिलिकॉन की तो सिलिकॉन बिलोंग करता है ग्रुप 4 से, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 8 अचीव करने के लिए इसे 4 और चाहिए तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा ताकि 8 अचीव हो सकें। और ये शेयर किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ करेगा। तो ईच सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्ड होगा, राइट। देखिए ये 1 2 3 4। अच्छा, चूंकि सिलिकॉन ने ईच ऑक्सीजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, राइट। लेकिन अब इशू ये है कि ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप 6 से, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने 8 पूरे करने हैं तो इसे 2 चाहिए तो ये 2 अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। ईच ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन तो क्या किया हुआ है, शेयर कर दिया हुआ है, लेकिन अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन अगेन सिलिकॉन के साथ शेयर कर देगा। तो ईच ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, 2 सिलिकॉन एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्ड होगा। लेकिन अगेन अब सिलिकॉन ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे 4 और चाहिए तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक इसने शेयर किया हुआ है, ये 3 और शेयर करने हैं इसने, तो ये अगेन ऑक्सीजन के साथ 3 और शेयर कर देगा, राइट। लेकिन अब ऑक्सीजन ने 1 शेयर किया है, इसने 1 और करना है तो ये अगेन सिलिकॉन के साथ करेगा। अगेन सिलिकॉन ने 1 शेयर किया है तो इसने 3 और शेयर करने हैं तो ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीजन के साथ शेयर कर देगा। अगेन ऑक्सीजन ने 1 शेयर किया हुआ है, इसने 1 और शेयर करना है तो ये अगेन सिलिकॉन के साथ एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा ताकि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके, और ये यूं यूं चलता जाएगा। तो ये एक जाइंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो टोटल कितने यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हैं ऑक्सीजन, तो देखिए 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 ऑक्सीजन के हैं और 3 सिलिकॉन के हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने क्या लिखा है, SiO2। नाउ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने SiO2 क्यों लिखा है। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने जब आयनिक कंपाउंड पढ़ा था, स्पेसिफिकली जब NaCl की बात की थी, तो वहाँ पे भी क्या था, एक जॉइंट स्ट्रक्चर था। हमने कहा था ईच Na जो है वो 6Cl को क्या करता है, सराउंड करता है, और ईच Cl आयन 6Na आयन को सराउंड करता है। तो हमने रेशो निकाली थी, सोडियम टू क्लोरीन रेशो 6:6 बना था, 6 1 6 6 1 6 1:1 आया था। तो हमने कहा था फार्मूला यूनिट इसका क्या है, NaCl है। सेम केस हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर भी हम सिलिकॉन रेशो ऑक्सीजन लिखेंगे, राइट। अब देखिए अगर आप ईच ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड हुआ है तो सिलिकॉन के नीचे हम 2 लिख देंगे, एंड आल्सो ईच सिलिकॉन एटम जो है 4 ऑक्सीजन एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्ड है तो ऑक्सीजन के नीचे हम 4 लिख लेंगे। वंस अगेन हमने क्या किया, ईच ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड है तो हमने सिलिकॉन के नीचे 2 लिख दिया।
ईच सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड है, तो हमने ऑक्सीजन के नीचे 4 लिख लिया। अब 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1:2 आ गया। तो इसलिए हमारे पास जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना वो SiO2 बना। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने SiO2 क्यों लिखा है। आगे चलते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल है। अगेन 2 चीज़ें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसकी रीजनिंग में। एक के स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है इसमें, दूसरी चीज़ ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। आल्सो आप मैक्रो मॉलिक्यूल की जगह लिख सकते हैं थ्रू आउट 3D स्ट्रक्चर। आगे हम चलते हैं। सिलिकॉन जो होता है वो वेरी हार्ड होता है, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है और वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है सिलिकॉन डाइऑक्साइड? क्योंकि इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन 5B है, पेपर 2-1 है, मई जून 2018 GCE का है। क्वेश्चन है सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल फाउंड इन ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सिलिकॉन हैज जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सुजेस्ट टू फिजिकल नेचर ऑफ सिलिकॉन। वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, स्पेसिफिकली हमने सिलिकॉन के बारे में नहीं पढ़ा, हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है, लेकिन स्टिल हम आंसर कर सकते हैं। इसमें की टर्म जो हमारे पास है वो है जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, राइट, या मैक्रो मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं। अब जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहली क्या है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरी आप ये लिख सकते हैं कि वो क्या हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। तीसरी आप लिख सकते हैं कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, राइट। तो इन 3 में से आप कोई सी भी 2 प्रॉपर्टीज़ लिख लें तो आपको 2 स्कोर मिल जाएंगे। दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, उसके एग्ज़ाम क्वेश्चन करेंगे, इन डेप्थ करेंगे। स्टे ट्यून। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.